गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को इसी के बारे में बताया था कि टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। आज मैं इसके मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये कहते हैं, वर्तमान समय में उपलब्ध अधिकांश जीव विज्ञान की पुस्तकें जीव विज्ञान के विषय की प्रकृति तथा क्षेत्र के अनुरूप नहीं है। यानी कि आज के समय में जितनी भी बुक्स बायोलॉजी की अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम कंटेंट होता ही नहीं, यानी कि वो अपडेटेड नहीं है। नई नई रिसर्च के बारे में उसमें शामिल नहीं किया गया है, नई चीज़ों के बारे में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि बुक्स बहुत पुरानी हैं और उसमें जो कंटेंट है वो भी बहुत पुराने हैं। यार उसको अपडेट नहीं किया गया है कि किस आधार पे बायोलॉजी की बुक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जीव विज्ञान के शिक्षण के निर्धारण प्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकांश पुस्तकें असमर्थ है। यानी कि अगर हमें जीव विज्ञान का बहुत सारे ऐसे उद्देश्य है जिनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जीव विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो पुरानी हैं, उसमें नई रिसर्च, नई खोज, नया नियोजन ये सब के बारे में कुछ भी नहीं है। ये यानी कि पुरानी है, जिसकी वजह से हमें उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत ही कठिनाई से होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि इन पुस्तकों को उपलब्ध से जैव विज्ञान प्रक्रिया के विकास खोजों की अगर इनमें नई चीज़ों को अपडेट कर दिया जाए तो ये होगा कि जो आज के समय में जितनी भी जैव विज्ञान प्रक्रिया की विकास की खोज हो रही है, उनकी प्रवृत्ति विकसित करने के लिए, वैज्ञानिक विधि के लिए अभिवृत्ति तथा जीव विज्ञान प्रति रुचि के विकास की अपेक्षा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कि अगर जो पाठ्य पुस्तकें हैं, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये भी बोला कि जितनी भी पाठ्य पुस्तक आज के समय में आप लोगों को मिल रही है वो आज से बहुत पुराने समय इन द सेंस ये कि जितना कुछ भी उसमें कंटेंट है वो पुराना है, नया अपडेट होके नहीं आया। अगर अपडेट होगा तो नई रिसर्च के बारे में पता चलेगा, नया क्या प्लानिंग है क्या ये पता चलेगी, क्या क्या नई खोज हो रही है या हो चुकी है, ये सभी चीज़ें उसके बारे में पता चलेगी। तो इससे छात्रों को समझने में, उनके उद्देश्य की प्राप्ति करने में बहुत आसानी प्राप्त होगी। लेकिन जो मूल्यांकन अगर इसका किया जाए ये देखा जाए कि कितनी है पुरानी है, तो इससे संबंधित छात्रों को बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि आज के समय में सिलेबस तो अपडेट कर दिया है लेकिन बुक्स अभी भी अपडेट नहीं हुई हैं। बुक्स को अभी भी अपडेट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे छात्रों को चीज़ों को समझने में आसानी होगी। फिर छात्रों को बार बार अगर इंटरनेट का सहारा या बहुत सी ऐसी चीज़ें, इनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा अगर उनको सारी चीज़ें पुस्तकों से ही मिल जाएँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि किसके आधार पे ये मूल्यांकन किया गया है, जो टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, कि उनका मूल्यांकन किस आधार पे किया गया है, तो सबसे पहले मैं बात करूं विषय वस्तु संबंधी आधार। यानी कि जो मूल्यांकन हुआ है, जिनका इवैल्यूएशन हुआ है, तो वो विषय वस्तु संबंधी आधार है। तो उसमें क्या है कि किस तरह से करना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक की योजना संबंधी रूपरेखा। तो जो पाठ्य पुस्तक है, जिस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी टॉपिक अगर ले लिया जाए, अगर मैं एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ तो ये ऐसा पाठ होगा कि एनिमल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी उसमें हो, सारी चीज़ें उसमें होंगी, तो छात्रों को समझने में आसानी होगी, चीज़ों के बारे में जानने में आसानी होगी, क्या ऐसा है जो सारे एनिमल्स में जितनी विविधताएं हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विषय वस्तु का चयन, इस आधार पे विषय वस्तु का चयन किया जाए कि छात्रों को ना सिर्फ समझने में आसानी हो बल्कि उनको उसमें रुचि भी, रुचि यानी इंटरेस्ट भी पैदा हो, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ना सिर्फ विषय वस्तु का चयन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बल्कि उसके साथ उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने किसी विषय वस्तु का चयन तो बहुत अच्छे से किया कि हाँ मुझे आज इसके बारे में बताना है, सपोज मैंने हनी बी के बारे में बताना है, मधुमक्खी क्या होती है, किस तरह से उसका यूटिलाइज किया जाता है, शहद कैसे बनता है, मधुमक्खी के छत्ते में कितने श्रमिक होते हैं, क्वीन होती है, ड्रोन होता है, ये सारी चीज़ें। यानी कि आपको विषय वस्तु का तो चयन कर लिए कि मधुमक्खी के बारे में बताना है, लेकिन अगर आपने इसका सही से प्रस्तुतिकरण नहीं किया तो आपके विषय वस्तु का जो चयन किया है वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि विषय वस्तु का चयन करना। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं इसी आधार पर बात करूँ तो अधिगम शिक्षण सहायक साधनों का उपयोग, कि अभी तो मैंने सबसे पहले तो मैंने विषय वस्तु संबंधी उसका आधार को मैंने चयन किया, फिर उसके बारे में प्रस्तुतिकरण किस तरह से करना। अब ऐसे कौन सी ऐसी शिक्षण सामग्री का हम इस्तेमाल करें जिससे उस विषय वस्तु को समझने में बहुत सी आसानी हो जाए। यानी कि मधुमक्खी के अगर छत्ते के बारे में मैं बता रही हूँ तो बच्चों से उन्हीं के आधार पे किस तरह से मधुमक्खी का छत्ता बनता है, कैसे आसपास के जगहों में पाया जाता है, मधुमक्खी किस तरह से फूलों का रस लेती है, किस तरह से अपने बाकी सभी श्रमिकों को बताती है कि इस स्थान पे फूल बहुत ज़्यादा है या वहाँ से शहद लाने के लिए ये किस तरह से शहद का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें, ये क्या क्या चीज़ें सहायक है उसमें शिक्षण में, ये सभी चीज़ें छात्रों को अगर उपलब्ध कराई जाए, उसके आधार पर बताया जाए तो छात्रों को बहुत ही जल्दी चीज़ें समझ में भी आएंगी और न सिर्फ समझ में आएंगी बल्कि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भौतिक आधार, अभी तो मैंने विषय वस्तु संबंधी आधार बताया कि किस तरह से विषय वस्तु का चयन करना, फिर प्रस्तुतिकरण करना, फिर कौन से शिक्षण सामग्री का उपयोग करना जो उसके विषय वस्तु से संबंधित हो। जरूरी नहीं है कि हर विषय वस्तु सभी जितनी भी शिक्षण सामग्री है वो हर विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो। बहुत सी ऐसी विषय वस्तु हैं जो शायद सब में उपयोगी नहीं होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भौतिक आधार, तो भौतिक आधार में क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक आप चयन करते हैं या पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करते हैं तो उसके आधार पे भौतिक आधार है। सबसे पहले तो आकार, यानी पाठ्य पुस्तक जो भी आप बना रहे हैं उसका आकार यानी साइज कितना बड़ा होना चाहिए बुक का। दूसरा है प्रयुक्त कागज की गुणवत्ता, यानी कि अगर आपने जो भी बुक या टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको ना सिर्फ उस अक्षरों को ध्यान में रखना पड़ेगा बल्कि साथ में यानी कि अक्षर कैसे आकार कि अक्षर बड़े हैं या छोटे हैं या इतने कन्वीनियंट है कि उसे सभी तरह के बच्चे, यानी कि कुछ की आंखों की रोशनी और कमजोर भी है या जो देखने में कठिनाई प्राप्त हो रही है इस तरह के उनके आकार सही होने चाहिए। दूसरा ये कि कागज की गुणवत्ता, यानी कि कागज बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, एकदम सटीक हो जो कि छात्रों को पढ़ने में भी और उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बुक तो वो जो कागज है वो फटे ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टाइप का आकार, जो आप अक्षरों का टाइप है उनका आकार कैसा होना चाहिए, छपाई कैसी होनी चाहिए, यानी कि अक्षर एकदम इस तरह से छपे होने चाहिए कि एकदम क्लियर नजर आए। नेक्स्ट है बाइंडिंग कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, उसमें चित्र वगैरह कैसे शामिल किए जाएं ताकि छात्रों को उसको देखकर समझने में आसानी हो, सुविधाजनक हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आप पाठ्य पुस्तकें छप रही हैं उसमें उसका मूल्य क्या निर्धारित होना चाहिए, यानी कि आपने पाठ्य पुस्तक जो टेक्स्ट बुक है उसकी छपाई तो कर दी लेकिन उसका मूल्य यानी कि कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी तो छात्र उसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तकों का चयन करें कि वो ना सिर्फ एकदम सटीक हो समझने में बल्कि उसका मूल्य भी इतना हो कि छात्र उसे आसानी से खरीद सकें। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ पाठ्य पुस्तक नियोजन, यानी कि किसी भी टेक्स्ट बुक की प्लानिंग कैसे की जाती है, तो उसमें प्लानिंग में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो उसका पाठ्य पुस्तकों में जो पेजेस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा संख्या, यानी कि अगर आप अपने ही तरीके से या हम लोग के तरीके से ले लें तो जो बुक हम लोग सिंपली ये देखते हैं कि बुक कितनी मोटी है, यानी कि अगर बुक में बहुत ज़्यादा पेजेस हैं तो उसको पढ़ने में नीरसता आ जाती है, और बहुत ज़्यादा पतली है तो बच्चे उसको सोचते हैं कि इसको हम 1-2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ खास कंटेंट नहीं होगा। तो पेजों की संख्या इस आधार पर निर्धारित की जाए कि सभी जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा या टॉपिक हैं वो बहुत बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो, यानी कि उसमें जितना भी कंटेंट है बिल्कुल उसमें आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसकी कि किस तरह से शिक्षण इकाइयों की पूर्णता हो, यानी हर एक यूनिट के बारे में विस्तार से बताना, विषय वस्तु का चयन किस तरह से करना चाहिए, सामाजिक एकीकरण की आवृत्ति विकसित की जा सके, यानी कि अगर विषय वस्तु इस तरह से चयन किया है तो सबसे पहले हमारा जो सामाजिक एकीकरण है यानी सभी छात्र जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको समझें, उनके बारे में वर्णन करें। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि छात्रों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए, कोई भी विषय वस्तु का अगर आप चयन करते हैं तो पुराने ज्ञान से हमेशा नए ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो इस तरह से विषय वस्तु का चयन करें कि वो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ हो। दूसरा है
नए तथ्यों, प्रक्रियाओं और संप्रदायों का समावेश हो, यानी कि उसमें नई नई चीज़ों का समावेश हो, नए नए कॉन्सेप्ट उसमें हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ अधिगम शिक्षण साधन, ये क्या क्या होते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है कि उदाहरण बहुत ज़्यादा होने चाहिए। छात्रों को उदाहरण ऐसे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करें कि छात्र के आसपास ही चीज़ें अवेलेबल हों, उनको आसपास की चीज़ों से ही समझ में आए। फिर है चित्रों का तथा आरेखों का पर्याप्त चित्र, आरेख, ग्राफ आदि ये सभी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। तो कहने का आधार ये है कि पाठ्य पुस्तक को जब मूल्यांकन यानी कि हम एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु संबंधी आधार, यानी कि आप जो कंटेंट चूज कर रहे हैं वो किस तरह से होना चाहिए। उसका भौतिक आधार, जो बुक बना रहे हैं, बुक बनाने में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, किस तरह से उनके अक्षर, उनकी छपाई, बाइंडिंग, ये सब कैसे होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक नियोजन कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु चयन कैसा होना चाहिए, अधिगम शिक्षण साधन कैसे होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। थैंक यू।